ये केस अगर आप क्लैट के पर्सपेक्टिव से बोलिएगा तो भी इम्पोर्टेंट है और जुडिशरी या किसी भी बेसिकली लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 703 पेज का जो ये पूरा इस केस का जजमेंट रहा है वो लगभग 703 पेज का रहा है। अच्छा, इस केस को डिसाइड करने के लिए 100 से अधिक केसेस को उस समय के टाइम पर इग्नोर किया गया। इग्नोर से मेरा मतलब इग्नोर नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि रिलेवेंसी बहुत ज्यादा थी इस जजमेंट की, इस केस की, तो बाकी सारे केसेस को थोड़ा सा किनारे किया गया इसको प्रिवेल करने के लिए। हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं। ये केस अगर आप क्लैट के पर्सपेक्टिव से बोलिएगा तो भी इम्पोर्टेंट है और जुडिशरी या किसी भी बेसिकली लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत सारी चीज़ें इससे ड्रॉ की गई थी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की एक डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश किया गया था जिसको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ब्रीफिंग में हम इसके बैकग्राउंड को जान लेंगे। देखिए, ये केस अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है इसके डिफरेंट चीज़ों की वजह से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इसी एक केस में हुई हैं और आज तक किसी और में स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग केस रहा है इंडियन हिस्ट्री का, मतलब लगभग 68 डेज इसका जो रहा है वो ट्रायल चला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें चाहिए थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, किस एक्सटेंट तक अमेंड करना है, ये सारे सवाल थे। इस सिनेरियो को इनको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना था, इसीलिए कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए और सब चीज़ एक्यूरेट रहे, वेगनेस नहीं रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए लगभग हमारे उस समय का ये जो बेंच रहा है, सुप्रीम कोर्ट रहा है, उसने 70 प्लस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया है इन ऑर्डर टू डिलीवर दी जजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लगभग 703 पेज का जो ये पूरा इस केस का जजमेंट रहा है वो लगभग 703 पेज का रहा है। अच्छा, इस केस को डिसाइड करने के लिए 100 से अधिक केसेस को उस समय के टाइम पर इग्नोर किया गया। इग्नोर से मेरा मतलब इग्नोर नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा थी इस जजमेंट की, इस केस की, तो बाकी सारे केसेस को थोड़ा सा किनारे किया गया इसको प्रिवेल करने के लिए। हम देखिए, समय जो था वो लगभग इंडिपेंडेंस के टाइम का बात था। हर स्टेट जो है वो अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो और बेहतर बनाना चाहता था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो केरला था उसने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट को इनैक्ट किया। जो एक्ट था उसका नाम था लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 का। अच्छा, इस एक्ट में कहीं ना कहीं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जमींदारी सिस्टम था, रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, उस पर थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना गुड होल्ड, अच्छा पकड़ बनाने का ट्राई कर रहे थे, सो दैट जो भी इलीगल लैंड एक्वायर कर रहे हैं या जो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लॉफुल नहीं है गवर्नमेंट की नज़र में, उस चीज़ को हटाया जा सके। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी एक्ट के वर्च्यू से जो केरला गवर्नमेंट थी उसने एडनीर मठ, एक मठ था जिसका नाम था एडनीर मठ, उनके भी कुछ प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया था। ये एक्विजिशन बहुत सारे एक्सटेंट पे, क्योंकि देखिए वो मठ था और मोर ऑफ अ रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए चलता था, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जब ये एक्विजिशन हुआ तो इस एक्विजिशन की वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो इफेक्ट होने लगी। उनके पास अपना डेली, क्योंकि लोग रह रहे थे, लोगों की डेली लाइफ जिसको आप नॉर्मल लाइफ बोलते हैं, उसको जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए उस चीज़ को एक्वायर करने में भी दिक्कत हो रहा था। तो इसी एक्विजिशन को जो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर हुआ, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में एडनीर मठ के हेड के थ्रू, जो थे उस टाइम पे केशवानंदा भारती। उन्होंने बेसिकली ना सिर्फ इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया बट इसके साथ साथ ही आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 1F, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 इनके भी वॉयलेशन के बारे में बात की कि ना तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो एक्ट है ये सिर्फ हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को तो चैलेंज कर ही रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी को तो वॉयलेट कर ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम राइट टू प्रॉपर्टी हमारे बाकी भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको दिए गए हैं उनको भी वॉयलेट कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि उस समय पर ये जो केस लड़ा था वो केशवानंदा भारती की तरफ से लड़ा था बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट नाना भाई पालकीवाला ने। अच्छा, अब ये जो चीज़ चैलेंज हुई, इस चैलेंज को सिर्फ नॉर्मल नहीं रखा गया। एक तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि एक रिट पिटिशन थी, मतलब नॉर्मल केस नहीं था, एक रिट पिटिशन थी जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गई थी अंडर आर्टिकल 32, जहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, इसमें पॉइंट क्या डाला गया, तो बहुत सारे जब पॉइंट को कंसिडर किया गया, जैसे मैं भी आपको बात कर रही हूँ, मैंने बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी, आज के समय पर अगर देखा जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो
अमेंडमेंट नंबर 44 1978 के अमेंडमेंट से हट चुका है। आज वो एक लीगल राइट बन चुका है, फंडामेंटल राइट नहीं है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। अब ये जो सारी चीज़ों को जब चैलेंज किया गया तो इस पे एक रिजल्ट आया। अच्छा, रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग था, क्योंकि इस चैलेंज के बाद हुआ क्या कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, हम जुडिशरी बोल सकते हैं, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये था, सबसे पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करने का अधिकार है। अब सवाल ये उठा कि अमेंडमेंट क्या कहीं भी किया जा सकता है, क्या पूरे संविधान को अमेंड कर सकते हैं, और अगर इसका जवाब हाँ है तो किस एक्सटेंट तक। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रहा था, और इसी हाँ ना के बीच में आए तीन अमेंडमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट नंबर 24, 25 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। तीनों ही अमेंडमेंट पार्लियामेंट की पावर से ही कहीं ना कहीं बात करते हैं। 29 शेड्यूल की भी बात करता है। अब देखिए, जब केशवानंदा भारती के केस में आप एकदम से आइएगा तो वहाँ पे ना तो सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया, बल्कि अमेंडमेंट नंबर 24, 25 और 29 इन तीनों को भी चैलेंज किया गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये दो रखे गए। पहला सवाल ये कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और दूसरा सवाल ये कि अगर हाँ, इसका पहले का जवाब हाँ है तो किस एक्सटेंट तक। कहीं तो आप लगाइएगा ना फुल स्टॉप, तो कहाँ लगना चाहिए फुल स्टॉप। इसी का जवाब दिया गया इस पर्टिकुलर केस में। तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि इसमें लार्जेस्ट बेंच बैठी थी 13 जजेस की। इसके पहले भी एक केस रहा है जिसमें 11 जजेस की बेंच बैठी थी, लेकिन उस केस को ओवर रूल कर दिया गया था केशवानंदा भारती के केस में। तो सबसे पहले सवाल का इसमें जवाब मिला कि देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस केस में गोलकनाथ का एक केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उस केस को भी जो है ओवर रूल किया गया। इस केस में जो जजमेंट आया था 13 जजेस की बेंच में, वो 7:6 के मेजॉरिटी से आया था, जहाँ पे ये कहा गया कि सबसे पहले तो ये कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है और पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। लेकिन इसी एक केस से बेसिक चीज़ स्टेब्लिश की गई कि पार्लियामेंट बिना किसी भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना अमेंडमेंट करेगा, जहां से स्टेब्लिश हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो ये कहता है कि आप इसेंशियल फीचर्स को बिना छुए हुए, यानी आप इसेंशियल फीचर्स को, बेसिक फीचर्स को टच नहीं करेंगे, उसके अलावा आप संविधान में जो है वो संशोधन ला सकते हैं। अब सवाल ये भी पैदा हुआ कि क्या बेसिक फीचर है, हम किसको समझेंगे कि बेसिक फीचर है, क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसको हम सालों साल तक अपने ऊपर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या चीज़ ऐसी है जिसको बेसिक फीचर के अंदर अप्लाई करके आएंगे। तो देखिए, ये लिस्ट जो थी वो एग्जॉस्टिव नहीं थी,